we are going to start chapter number 15, which is overview of audit of public sector undertaking. So whenever you get the word public sector undertaking, उसका मीनिंग होता है गवर्नमेंट ऑन कंपनीज. सिंपल, जब भी नाम आए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दिमाग में एक ही बात लानी है, उसका मीनिंग है गवर्नमेंट ऑन कंपनीज. गवर्नमेंट ऑन कंपनीज जो कि पब्लिक सर्विस के लिए मेनली उनका ऑब्जेक्टिव होता है. नाउ यू कैन इग्नोर लर्निंग आउटकम्स, यू कैन इग्नोर द चैप्टर ओवरव्यू. हम आते हैं एक केस स्टडी पे जो भी आप इग्नोर कर सकते हो. इसमें क्या बोला गया है कि एक सीए है जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है टू कंडक्ट कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, और उसको एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी के ऊपर रिपोर्ट देना है. कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है, ये हम लेटर चैप्टर में कवर करेंगे. यहाँ पर एक वर्ड कवर किया हुआ है टेस्ट ऑडिट. टेस्ट ऑडिट का मीनिंग होता है जब भी आप किसी एक्टिविटी प्रोग्राम का ऑडिट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल्स और एक्सेट्रा, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑडिट. दैट्स इट. नाउ वी विल कम टू इंट्रोडक्शन. तो यहां वही बात बोली है कि व्हाट डू मीन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको ऑन या कंट्रोल करती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑन एंटिटीज. अब गवर्नमेंट क्या हो सकती है, सीजी या तो एसजी या बहुत सारी एसजी, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीजी, एसजी या एसजीस. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है. वो जब ऑन या कंट्रोल करती है किसी एंटिटी को, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. यू कैन इग्नोर ऑल दिस. नाउ ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो कि कवर्ड होगा बाद में, तो इसको यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है. नाउ वी विल कम टू फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट ऑडिट. तो ये फ्रेमवर्क होता क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन, यानी कैसे गवर्नमेंट ऑडिट को समझा जाए, कैसे गवर्नमेंट ऑडिट होती है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर यहां बताया गया है. तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट. एक इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना हुई जिसको हेड करता है कौन, अपना सीएनएजी विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. और वो सीएनएजी गवर्नमेंट ऑडिट करवाता है. सीएनएजी इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट इज अ पर्सन. यू कैन रिफर टू दिस स्क्रीनशॉट. ये अभी करंट सीएनएजी है. नाउ सीएनएजी को हमने पावर दे दी कि आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ऑडिट कर सकते हो. दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट. तो ये बंदे का इंडिपेंडेंट होना वास्तव में जरूरी है. तो इसका इंडिपेंडेंट होना कहाँ लिखा गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से समझ आएगा आपको कि ये कितना ज्यादा इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स है 148, 149, 150, 151. यहाँ पर सीएनएजी के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है जो कि नॉट सो इंपोर्टेंट. एक बार गो थ्रू करते हैं. आर्टिकल 148 में प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा सीएनएजी का, ये लिखा हुआ है. दूसरा, जब भी उसको रिमूव किया जाएगा तो कोई प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होना चाहिए, तभी उसको रिमूव कर सकते हैं हमारे सीएनएजी को, वरना डायरेक्टली ऐसे कोई उठ के उसको रिमूव नहीं कर सकता. पूरा एक प्रोसीजर रहेगा. लास्ट में उसका सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी. आर्टिकल 149 में उसकी ड्यूटीज और पावर के बारे में बात करी गई है कि वो ड्यूटीज और पावर कहां पे पता चलेगी, कि आपको एक एक्ट बनाने की ताकत दी गई है आर्टिकल के अंदर कि आप सीएनएजी ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 बनाए, वहां पर आप ड्यूटीज और पावर समझा दीजिए. फिर आता है आर्टिकल 150 कि जो हमारा सीएनएजी होगा वो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को कि ए प्रेसिडेंट साहब आप ये फॉर्म के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करने का बोलो. किसको, जो भी स्टेट या तो यूनियन के डिपार्टमेंट या कंपनीज है उनको बोलो कि इन पर्टिकुलर फॉर्म में आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं. नाउ आर्टिकल 151 बोलता है कि सीएनएजी फिर क्या करेगा, अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा बेस्ड अपॉन द ऑडिट, और वो सबमिट करेगा या तो प्रेसिडेंट को या तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को. प्रेसिडेंट को कब करेगा, जब यूनियन के अकाउंट्स ऑडिट होंगे. गवर्नर को कब करेगा, जब स्टेट के अकाउंट्स ऑडिट होंगे. और वो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको पार्लियामेंट में ले जाएगा, और जो अपना गवर्नर ऑफ द स्टेट है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ले जाएगा. नाउ जो ऊपर आर्टिकल में पावर दी कि आप एक्ट बना सकते हो, उस एक्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि ए सीएनएजी, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि भाई तेरा टर्म क्या रहेगा, तो वो है 6 इयर्स और द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर. भाई तू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगला पॉइंट, कि तू रिजाइन करेगा तो तेरे को रिजाइनेशन लेटर प्रेसिडेंट को लाके देना है.
नाउ एक्ट 1971 में ही लिखा हुआ है कि कौन कौन सब्जेक्ट टू द ऑडिट है। ये वाला टॉपिक वही ऊपर जो रिपीट होके चार्ट से आया है, ये वाला पॉइंट यहां पर बोला गया है कि सीएनएजी किस किस का ऑडिट करेगा। तो पहला वो डिपार्टमेंट का ऑडिट करेगा। डिपार्टमेंट कौन से होते, तो फॉर एग्जांपल के लिए रेलवे याद कर लीजिए। दूसरा वो कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल का ऑडिट करेगा। कौन से, गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन का। कॉरपोरेशन का एग्जांपल है एलआईसी, तो वो 3 दिनों का करेगा, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन का। गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशन कमर्शियल भी हो सकते हैं, नॉन कमर्शियल भी हो सकते हैं। नॉन कमर्शियल का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। नाउ ऐसी कोई कंपनी या बॉडी या अथॉरिटी कुछ भी बोले जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड होती है गवर्नमेंट से, वो उसका भी ऑडिट करेगा। तो इन शॉर्ट 4 जनों का ऑडिट करेगा, डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट कंपनीज का, कॉरपोरेशन का और जो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है उसका। नाउ इस पेरा को समझने के लिए हम एक चार्ट को रेफर करते हैं, रिफर चार्ट 15.1। यहां पर आप समझो कि कंपनीज, ओनली कंपनीज की बात हो रही है, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, सब्सटेंशियली फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, ओनली कंपनीज की बात हो रही है कि कंपनीज जिसमें इक्विटी 51% या उससे ज्यादा। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर अपन को एग्जाम में याद आता है कि 50.5% भी शायद गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, बट नहीं, 51 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसी इक्विटी कंपनीज में गवर्नमेंट ऑन करती है तो उनका ऑडिट कौन करेगा, बाय फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। जबकि बाकी दूसरी कंपनी जो कि नॉन गवर्नमेंट कंपनीज है, उनका ऑडिट भी वही सेम चीज बाय फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट हो करेगा। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि अदर्स के केस में वो जो फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट होती है वो अपॉइंटमेंट करती है मैनेजमेंट, बट हमारे केस में, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, वो अपॉइंटमेंट हमारा सीएनएजी करेगा। सीएनएजी और क्या कर सकता है, उनको वक्त वक्त पे डायरेक्शन देगा फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट को, और इन द एंड फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट क्या करेगी, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीएनएजी को जमा कराएगी। सीएनएजी बेस्ड अपॉन दी चार्टेड अकाउंटेंट रिपोर्ट्स 3 चीजें कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आ सकता है। 3 चीजें करवा सकता है। पहला, उस पर कमेंट दे सकता है कि ये तेरी भाई ऑडिट रिपोर्ट, इस पर मेरा ये कमेंट है। दूसरा, वो सप्लीमेंट ऑडिट करवा सकता है, सप्लीमेंटली लाइक एडिशनल ऑडिट। तीसरा, वो टेस्ट ऑडिट करा सकता है, कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए ऑडिट करवाना टेस्ट ऑडिट होता है। तो कौन कौन से सीएनएजी एक्स्ट्रा 3 काम कर सकता है बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, तो 3 काम कर सकता है, कमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट ऑडिट करा सकता है, टेस्ट ऑडिट करा सकता है। और वही सारी बात यहां लिखी हुई है। नेक्स्ट, इस चीज को भी हम चार्ट के थ्रू समझेंगे, रिफर चार्ट 15.2। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी बनाई है वो है इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, जिसको हेड करता है हमारा सीएनएजी। यहां बोला गया है कि ये जो IANAD है वो कंस्टिट्यूट कर सकता है ऑडिट बोर्ड को भी। अब ये ऑडिट बोर्ड क्या होता है, इसमें कुछ एक्सपर्ट होते हैं। अब यहां 2 पैरेलल कहानी चलेगी। जो अपना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका सीएनएजी ऑडिट तो कराएगा, उसके दूसरे पहलू में हमारा जो ऑडिट बोर्ड है वो उसका अप्रेजल करेगा। अप्रेजल मतलब कि उसकी छानबीन करेगा। अगर उसको कोई फाइंडिंग मिलती है ऑडिट बोर्ड को, तो वो क्या करेगा, वो 3 जनों को इन्फॉर्म करेगा, कंपनी के मैनेजमेंट को, डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट को, कुछ भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के मैनेजमेंट को बताएगा, उस पीएसयू की जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है उसको बताएगा, और वो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है उनको बताएगा। तो 3 जने को कम्युनिकेशन करेगा और उनको बोलेगा कि आपके व्यूज मुझे दो। वो उनके व्यूज लेगा। अब उनके व्यूज के ऊपर सीएनएजी भी कमेंट कर सकता है, वो उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है। हमारा सीएनएजी जो भी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री से व्यूज वगैरह आ रहे हैं उनको सीएनएजी स्क्रूटनाइज करेगा, और फिर हमारा ऑडिट बोर्ड एक व्यूज के बेसिस पे और सीएनएजी के स्क्रूटनाइज करने के बाद एक रिजल्ट बनाएगा। और जब दूसरे पहलू में जब सीएनएजी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट लेके आएगा तो वो इस ऑडिट बोर्ड का रिजल्ट अपने ऑडिट रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर देगा।
और फिर वो अगर यूनियन से बिलोंग है तो प्रेसिडेंट को देगा जो कि पार्लियामेंट में लेके जाएगा, अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को देगा जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको लेके जाएंगे। अब पार्लियामेंट के पास नेशनल इश्यूज है इतने सारे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हजारों इश्यूज हैं, तो उनके पास टाइम की कमी है, तो उन्होंने कुछ कमिटीज की स्थापना की है कि ये कमिटीज आगे जाके इन अकाउंट और ऑडिट्स के जो रिपोर्ट है उनकी छानबीन करेगी। उसमें 3 कमेटी बनती है, एक होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरा होता है एस्टिमेशन कमेटी और तीसरा होता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये 3 कमेटी बनेगी। वही सारी बात यहां पर कवर्ड है, लाइक ये लिमिटेड टाइम होता है, 3 कमेटी की शुरुआत होती है। नाउ अब अपन समझते हैं कि जो 3 कमेटी है वो आपस में काम क्या डिफरेंट काम करती है। तो सबसे पहले कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PAC। इसकी क्या क्या ड्यूटी है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में लाओ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोस्टली किसको देखती है? डिपार्टमेंट को देखती है। और नीचे जब आओगे तो आप पढ़ोगे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये मोस्टली अदर देन डिपार्टमेंट को देखती है। अब अदर देन डिपार्टमेंट यानी कंपनीज, कॉर्पोरेशन, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, इनको ये 3 देखती है और डिपार्टमेंट का देखने का काम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है। फिर दूसरा डिफरेंस ध्यान रखो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फाइनेंशियल्स को ही देखती है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को, जबकि हमारी जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल एस्पेक्ट दोनों को देखती है। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके 3 ड्यूटी, यहां पर ड्यूटी लिखा हुआ है, यहां पर आओगे तो इसका फंक्शन लिखा हुआ है। यहां पर इसकी 3 ड्यूटी है। पहली ड्यूटी, जो भी मनी डिसबर्स्ड हुआ वो लीगली होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा जा रहा है तो लीगली जाना चाहिए। दूसरा, वो जब वो अप्लाइड करेंगे तो वो भी लीगली होना चाहिए। दूसरा, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो ऑथोराइज, समवन इज ऑथोराइजिंग द एक्सपेंडिचर, तभी वो एक्सपेंडिचर हो रहा है। तीसरा, रीअप्रोप्रिएशन बरोबर होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रीअप्रोप्रिएशन? तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब एक पैसा किसी एक पर्पस के लिए यूज लिया जाता है और वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन। या तो दूसरा, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए बजट एलोकेट हुआ और वो दूसरा डिपार्टमेंट को बजट चले गया, तो इसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन करना। तो ये बरोबर ऑथोराइज्ड होना चाहिए। नाउ PAC क्या करेगी? एग्जामिन करेगी अकाउंट्स को एंड ऑडिट रिपोर्ट को। किसके? डिपार्टमेंट के। नाउ इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, मेमोरी टेक्निक। PAC, इसका जो वर्ड है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसी से मेमोरी टेक्निक बना है PAC। P का मतलब प्रॉपर डिसबर्समेंट देखेगी। दूसरा, ऑथोराइज एक्सपेंडिचर होना चाहिए। A का मतलब ऑथोराइज एक्सपेंडिचर और C का मतलब है कंप्लाइंट देखेगी, रीअप्रोप्रिएशन का बरोबर कंप्लाइंट होना चाहिए। तो इससे आप याद कर सकते हो। फिर दूसरी कमेटी आती है एस्टिमेट कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी नाम से लग रहा है कि ये एग्जामिन क्या करेगी? एस्टिमेट एग्जामिन करेगी। नाउ इसके काम, मतलब ये एस्टिमेट एग्जामिन क्यों करेगी? इसलिए करेगी ताकि वो रिपोर्ट दे सके इकोनॉमिक्स के ऊपर और इंप्रूवमेंट के ऊपर। इसको सिंपल टर्म में समझते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियली, स्ट्रक्चरली या ऑपरेशनली इंप्रूवमेंट ला सकते हो ताकि आप अलाइन हो सको बजट के साथ। दूसरा काम ये करती है अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करती है पार्लियामेंट वगैरह को कि देखो ऐसा ऐसा काम करो। तीसरा, वो चेक करती है कि पार्लियामेंट जो भी पैसा दे रहा है डिपार्टमेंट वगैरह को वो विद इन द लिमिट्स वगैरह है और अच्छी तरीके से वेल लेड आउट है या नहीं है। चौथा, वो फॉर्म बताती है कि जिसमें एस्टिमेट को प्रेजेंट करना चाहिए पार्लियामेंट में। जस्ट लाइक CNAG प्रेसिडेंट को फॉर्म बताता था कि किसमें अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं, वैसे ही एस्टिमेट कमेटी फॉर्म बताता है कि किसमें एस्टिमेट प्रेजेंट करने हैं। जब भी कोई पार्लियामेंट पॉलिसी अप्रूव करके लाती है तो इसका काम नहीं है कि उस पर कमेंट करना है, बट हाँ इसको एक एविडेंस मिलता है कि भाई ये तो वेस्ट है, तो हाँ वो नोटिस में लाएगी पार्लियामेंट वगैरह के कि भाई साहब ये जो आपने पॉलिसी बनाई है ये एकदम नल्ली पॉलिसी है। नाउ
अपन मेमोरी टेक्निक को याद करेंगे एस्टिमेट कमेटी को ईज से, EASE। ई का मतलब है इकोनॉमिक्स एंड इंप्रूवमेंट, ए का मतलब है अल्टरनेटिव पॉलिसी, एस का मतलब है स्पेंडिंग स्क्रूटनिटी, ई का मतलब है एस्टिमेशन प्रेजेंटेशन, जिससे आप याद कर सकते हो। नाउ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के क्या फंक्शन है, तो ये जो रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स बने हैं, अकाउंट्स जो मेन अकाउंट्स बने हैं पब्लिक अंडरटेकिंग का, उसको देखेगी। दूसरा वो ऑडिट रिपोर्ट जो कि सीएनएजी बनाएगा उसको देखेगी, और उन दोनों के बेसिस पे ध्यान लगाएगी कि क्या ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी अचीव हुआ है। ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी अचीव हुआ है बेस्ड अपॉन दी टू प्रिंसिपल। कौन सा, कि जो भी आप डिसीजन लो वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से हो, दूसरा प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से हो। प्रूडेंट यानी वाइज। तो यहां पर ये जो लाइन है वो एक तरीके से ऑपरेशनल एस्पेक्ट को कवर करता है कि आप दिमाग लगा के डिसीजन लो। अब दिमाग लगा के डिसीजन लेना है ऑपरेशनल एस्पेक्ट एंड नॉट अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो ये कमेटी दोनों एस्पेक्ट को कवर करती है, फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल। चौथा, ये वो सारे काम करेगी जो कि ऊपर दूसरी कमेटी नहीं कर रही है, या तो जब भी इसको स्पीकर बोलेगा कि भाई ये काम कर, तो ये वो काम करेगी। अब इसको याद करने की मेमोरी टेक्निक, अगेन इसके शॉर्ट वर्ड है COPU। सी का मतलब ये चेक करेगा रिपोर्ट एंड अकाउंट्स को, ओ का मतलब ये ओवरसी करेगा सीएनएजी के रिपोर्ट को, पी का मतलब ये प्रमोट करेगा ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी बेस्ड ऑन बिजनेस प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, दूसरा प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस। चौथा यू का मतलब है अंडरटेक करेगा ये एडिशनल फंक्शन एज मे बी असाइंड बाय द स्पीकर। नाउ यहां पर सीएनएजी का रोल बताया है कि भाई सीएनएजी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जब भी फाइनेंशियल कमिटीज यानी वो 3 कमिटी जब भी कोई काम करती है तो उसमें सीएनएजी का बड़ा रोल होता है, इसीलिए इसको सीएनएजी को कमिटीज का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बोला गया है। ये फ्रेज याद रखो, मे भी इस पे कोई क्वेश्चन बना के दे दे तो आपको उसमें सीएनएजी का रोल लिखना है। तो इसमें मेनली 3 काम है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी के 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो रोल ही नहीं लिखा हुआ है, कुछ और ही लिखा हुआ है टाइम पास। कमेटी काम करती है वो अपना किसको परमात्मा मानती है, सीएनएजी की रिपोर्ट को, यानी सीएनएजी के रिपोर्ट की बेसिस पे कमिटीज काम करती है। दूसरा, जब भी मिनिस्ट्री वगैरह कोई से हम नोट्स आता है यानी उनसे कमेंट आता है, उनके व्यूज आते हैं, तो ये सीएनएजी उसको स्क्रूटनाइज करती है, जो कि हमने ऊपर यहां भी पढ़ा था कि जो सीएनएजी स्क्रूटनाइज करेगी कंट्रोल मिनिस्ट्री के व्यूज को। नाउ द थर्ड वन इज, जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट किसको लाके देगी, पार्लियामेंट वगैरह को अपनी रिपोर्ट देती है, कमिटीज वगैरह अपनी रिपोर्ट लास्ट में पार्लियामेंट वगैरह को देती है, बट ये ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन ले लेती है सीएनएजी से कि भाई साहब आप बता दो क्या आपके ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन है। नाउ ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें क्या बोला गया है कि जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है कि उन्होंने क्या एक्शन लिए बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, और उसके बेसिस पे कमिटी एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाती है। इसमें सीएनएजी का रोल नहीं आया, तो ये पॉइंट पता नहीं क्यों लिखा हुआ है। नेक्स्ट, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है, ऑडिट रिपोर्ट, वो बहुत बार कमिटीज भी डिस्कस नहीं कर पाती डिटेल में, मतलब इतने लाखों करोड़ों पीएसयू है, किस किस का आप देखोगे अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, तो कमिटीज से भी जो कंपनी छूट जाती है वो क्या करती है, एक रिटर्न आंसर मंगा देती है उनके डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से कि देखो बता दो यार सब सही है या नहीं है, और वो जो आंसर मंगाती है उनको इनकॉर्पोरेट कर देती है रिपोर्ट में, जो कि वो प्रेजेंट करने वाले हैं पार्लियामेंट में। तो जो ऑडिट रिपोर्ट आता है सीएनएजी से वो इन कमिटीज के पास जाता है, ये कमेटी उसको समझती है, उस पर ऑब्जर्वेशन लेती है सीएनएजी का, और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट वगैरह तक पहुंचा देती है। जो कवर नहीं हो पाती उन पे क्वेश्चनिंग वगैरह की जाती है, और उनके बेसिस पे उनको रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके फिर पार्लियामेंट को दे दिया जाता है। अब यहाँ पर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है कि एक केस स्टडी टाइप दे दिया है और आपको पहचानना है कि कौन सी कमेटी का फंक्शन है। तो यहां पर बोला है कि विच फाइनेंशियल कमेटी,
तो इसका आंसर है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अभी आपने कैसे पहचाना, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन तो यहाँ पर खाली एक ही कमिटी के दे रखे इन्होंने, COPU। इसका तो ड्यूटी दे रखा है और इसका तो एग्जामिन एस्टिमेट दे रखा है, तो फंक्शन ये यहाँ फंक्शन आया तो डायरेक्टली समझ जाना चाहिए COPU। बट लॉजिकली आंसर क्या है कि यहाँ पर बात करिए फिजिकल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, जो कि इसका पहला काम ही यही है कि आपको रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स देखने, फाइनेंशियल्स देखने। दूसरी यहाँ पर बात करिए आपको ऑडिट फाइंडिंग्स देखनी है CNAG का, जो कि इसका दूसरा फंक्शन है, रिपोर्ट ऑफ द CNAG देखनी है। तीसरा आपको रिपोर्ट करना है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन वेरियस ऑपरेशनल मैटर। जब भी ऑपरेशनल मैटर की बात आती है COPE होता है, बट ये तीसरा वाला यहाँ पर पॉइंट कवर है, COPE को ऑपरेशनल मैटर पे बात करनी है। तो इन तीनों के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि COPU का काम है। नाउ वी विल रीड अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑडिट। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो लास्ट में जो 4 to 7 पॉइंट है उसमें दिया हुआ है, और ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है उसमें तो टाइप ऑफ ऑडिट्स के बारे में बताया है। बट जब क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव का तो आपको सारे ही पॉइंट्स लिखने हैं। स्कोप के बारे में नहीं लिखा हुआ है, स्कोप के बारे में खाली इतना बोल दिया कि स्कोप और एक्सटेंट कौन डिसाइड करेगा, CNAG डिसाइड करेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे एक एक्ट बना 1971, उसमें स्पेसिफाई कर दी कि इन एंटिटीज का ऑडिट होगा CNAG के द्वारा। कौन कौन सी डिपार्टमेंट, कंपनीज, कॉर्पोरेशन, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। बट स्कोप एंड एक्सटेंट नहीं बताया कहीं भी, वो CNAG खुद अपना दिमाग लगा के बताएगा कि उसको कितने एक्सटेंट तक और स्कोप तक ऑडिट करना है। अब आता है ऑडिट कंडक्टेड बाय CNAG, तो टाइप्स बता रखे, बट ये ऑब्जेक्टिव में कवर है तो आपको एग्जाम में तो लिख के आना ही है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय CNAG, तो 3 तरीके के बता रखे, फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस। बट जब आप चैप्टर के आखिर में जाओगे तो आप और भी ऑडिट्स के बारे में पढ़ोगे। तो फाइनेंशियल ऑडिट तो आप समझते हो, ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल्स। कंप्लायंस ऑडिट पे आप समझते हो कि कंप्लायंस चेक करना कि वेदर द लॉज एंड रेगुलेशन हैज बीन फॉलोड बाय द कंपनी और नॉट। परफॉर्मेंस ऑडिट में हम क्या करते हैं, तो परफॉर्मेंस ऑडिट जहां कहीं आए याद रखना 3E रट लो। परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू 3E। 3E का मीनिंग है इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है कि विद इन द बजट करना चाहिए आपको। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि उसको टाइम पे पूरा करना चाहिए, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है टाइम पे तो पूरा करो ही, बट विद इन द कॉस्ट भी कम लगे, वैसा कुछ काम करो। तो 3E परफॉर्मेंस ऑडिट में हम 3E चेक करते हैं, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। नाउ एक और यहां पर ऑडिट के बारे में बोला है प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी का मीनिंग होता है कि ऐसे डिसीजन लो जो कि मोरली करेक्ट हो। तो ये एक टाइप का ऑपरेशनल ऑडिट हो गया। यहां पे हम चेक क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है वो बेस्ट इंटरेस्ट में होने चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट में एक और ऑडिट के बारे में बोला गया है, वो है कंप्रेहेंसिव ऑडिट। कंप्रेहेंसिव ऑडिट इज नथिंग बट अ परफॉर्मेंस ऑडिट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है वो किसी स्पेसिफिक एरिया, एक्टिविटी या प्रोग्राम के लिए होता है, बट जो कंप्रेहेंसिव ऑडिट होता है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, यानी ब्रॉड लेवल पे होता है। कंप्रेहेंसिव ऑडिट का दूसरा नाम है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये नीचे जो लिखे हुए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर कंप्रेहेंसिव ऑडिट में हम क्या क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं या नहीं, वैल्यू फॉर मनी स्पेंड हो रहा है या नहीं, वीकनेसेस के एरिया देखते हैं, जो डिसीजन है बरोबर है या नहीं है, परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं। परफॉर्मेंस मतलब ऑपरेशनल एस्पेक्ट वगैरह देखते हैं। नाउ ये असल में ऑब्जेक्टिव है, बट आपको लिखने सारे पड़ेंगे। ऑडिट क्यों करवाते हैं, ताकि पता चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ले रही है। ऑडिट करने से गवर्नमेंट का हेल्प हो जाता है। यहां पर इश्यू हाईलाइट हो जाते हैं जहां पर कमी है, किसमें 3E के अंदर जहां जहां कमी है वहां इश्यू हाईलाइट हो जाते हैं। चौथा, इसकी मदद से फिस्कल एंड मैनेजर अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। तो
क्या होता है फिजिकल और मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी, उसके पहले अपन बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट के टू मेन एलिमेंट होते हैं, वही फिजिकल अकाउंटेबिलिटी और मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी। तो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी का होता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। फिजिकल अकाउंटेबिलिटी में आपको क्या करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है प्रोविजन ऑफ फंड, सैंक्शन, कंप्लायंस और प्रोप्राइटी का। और मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी में आपको 3E देखना रहता है। तो ये कंफ्यूजिंग हो गया, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। जब भी हम फिजिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम कौन कौन सा ऑडिट कवर करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट दोनों में कवर होता है, फिजिकल में भी होता है और मैनेजर में भी होता है। और जब हम मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम परफॉर्मेंस ऑडिट को, या तो आप बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट को, जिसका दूसरा नाम है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, उसको कवर करते हैं। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट्स। तो इसको कंफ्यूज मत हो जाना ऊपर वाले से, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑडिट टू मेन एलिमेंट्स और यहाँ पर भी एलिमेंट्स, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ तो पीएसयू ऑडिट के क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले समझाया गया है कि 3 पार्टीज होती है, पहला ऑडिटर, दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी और तीसरा इंटरनेट यूजर। अब ये क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है, ये 3 एलिमेंट है, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। और फिर तीसरा पॉइंट में बता रखा है कि टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट कौन कौन से होते हैं, तो उसमें है अटेस्टेशन एंगेजमेंट और दूसरा है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पार्टीज के ऊपर। तो 3 पार्टीज होती है, उसमें पहला बोला था मैंने ऑडिटर। तो आप समझो कि सबसे पहले एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होती है। क्या होती है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जो अपना IAAD है उसी को सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, जिसको हेड कौन करता है, CNAG। और उस सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में कुछ सीनियर फंक्शनरीज भी होती है जिसको हम अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं, जो कि मदद करती है CNAG का। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन में IAAD आता है, CNAG आता है और कुछ सीनियर फंक्शनरी जिसको हम अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं वो आ जाते हैं। दूसरा रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है, जो कि जिस एंटिटी का हम ऑडिट करते हैं वही रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो जाती है, या तो उसका मैनेजमेंट या तो TCWG। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी आप रिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई साहब आप मैनेज करो सब्जेक्ट मैटर, यानी हमको सब्जेक्ट मैटर लाके दो। अब आप पूछोगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, तो यहाँ एरो बनाया है वो नीचे कवर होगा कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। और फिर से हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो कि TCWG है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट मैटर लाके दे। लास्ट में होता है इंटेंडेड यूजर, जो कि उस रिपोर्ट का यूज करता है ऑडिट रिपोर्ट का, तो जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाए वो उसका इंटेंडेड यूजर होता है। नाउ सेकंड वाला पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन डेटा, रो डेटा। जो क्राइटेरिया होता है वो नथिंग बट बेंचमार्क। और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या होता है, जब वो रो डेटा, क्राइटेरिया, इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट मैटर, उसके ऊपर जब हम बेंचमार्क या क्राइटेरिया लगाते हैं और उसका जो रिजल्ट बन के आता है वो होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू आउटकम। और ये जो भी हो रहा है इसको हम कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं, क्योंकि कंप्लायंस ऑडिट का मीनिंग होता है आप लॉज एंड रेगुलेशन चेक करो। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया बेंचमार्क है वो भी एक तरीके का लॉज एंड रेगुलेशन होता है, जिसमें हम रो डेटा को लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बेसिस पे उसकी स्क्रूटनी करते हैं और फिर उससे आउटकम निकालते हैं। तो इसका एक सिंपल से 2 एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, कि फिक्स असेट का रो डेटा। अब उसमें बेंचमार्क क्या है कि जो भी लाइफ और सैलवेज वैल्यू होनी चाहिए वो एज पर कंपनीज एक्ट होनी चाहिए। तो हम इस बेंचमार्क को इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेट करेंगे तो एक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन तैयार होगी, आउटकम आएगा वो है फिक्स एसेट रजिस्टर बन के आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल, इंफॉर्मेशन क्या है कि इन्वेंट्री का रो डेटा लीजिए, उस पर क्राइटेरिया लगा दीजिए एज पर इंडेक्स 2 वाला, इंडेक्स 2 अप्लाई कीजिए। जब आप इंडेक्स 2 को इन्वेंट्री रो डेटा के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक आउटकम आता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट।
नाउ टाइप ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करिए तो दो तरीके के एंगेजमेंट होते हैं, एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट और एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेड एंगेजमेंट में क्या होता है, जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको अगेंस्ट द क्राइटेरिया मेजर किया जाता है, यानी इन शॉर्ट एफएआर बनाने की, जो फिक्स एसेट रजिस्टर और इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की, यानी इनकी जिम्मेदारी होती है। तो उनको हम बोलते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी जो मैनेजमेंट होता है वो खुद फिक्स एसेट रजिस्टर बना के लाता है और वो ऑडिटर को देता है, जिस पर ऑडिटर एविडेंस निकाल के कंक्लूजन दे देता है। तो इसको साइड में वही लिखा हुआ है, गिविंग एफएआर टू ऑडिटर टू चेक। तो ये क्या हो गया, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में ऑडिटर खुद मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट द क्राइटेरिया, मतलब ऑडिटर खुद ही फिक्स एसेट रजिस्टर बनाएगा, ऑडिटर खुद ही वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाएगा ऑफ द इन्वेंटरी। तो गिविंग फिक्स एसेट रो डेटा ऑडिटर को देते हैं और बोलते हैं भाई खुद ही बना ले एफएआर। ऐसे को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। तो जो हमारी फाइनेंशियल ऑडिट्स होती है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स वगैरह होती है, वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है, क्योंकि वहां पर डेटा हमको एज इट इज आता है एफएआर वगैरह, हम उसको खाली टेस्ट करते हैं और उनको ओपिनियन देते हैं। दूसरा होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, जो कि मोर ऑफ अ ऑपरेशनल एस्पेक्ट कवर करता है। ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट होते हैं। नाउ अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू ऑडिट्स। What do you mean by principle? Principle is nothing but a general standard or fundamental, जिसके बेसिस के ऊपर आप पीएसयू ऑडिट करने वाले हो। तो इन प्रिंसिपल को दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला है जनरल प्रिंसिपल और दूसरा है प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ऑडिट प्रोसेस। तो जनरल प्रिंसिपल इज नथिंग बट कुछ जनरली प्रिंसिपल है जो कि आप ऑडिट करने जाओ तो भाई साहब इनको फॉलो कर देना। तो कुछ बहुत सारे नाम लिख रखे हैं, जिसका एक मेमोरी टेक्निक बनाया है कि मेक रूट क्वाइट क्लियर टू पास डेंजरस एलिफेंट। हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ले लीजिए, MRQCTPDE, और उससे ये ऊपर के नाम याद कर सकते हो। क्या, E फॉर एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, यानी आपको इथिकल और इंडिपेंडेंस रहना है। दूसरा प्रोफेशनल जजमेंट लगाना है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह चेक करने हैं, ऑडिट टीम को बरोबर मैनेज करना है, ऑडिट रिस्क बराबर देखना है, मटेरियलिटी डिसाइड करना है, डॉक्यूमेंटेशन बरोबर होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपस में बरोबर होना चाहिए। ये सब आपको जनरली फॉलो करने, ये समझाने की तो हमको जरूरत नहीं है। दूसरा, अब ऑडिट प्रोसेस क्या होता है उसके रिगार्डिंग कुछ प्रिंसिपल। तो सबसे पहले समझते हैं ऑडिट प्रोसेस क्या होता है, फिर उसके प्रिंसिपल को समझेंगे। तो ऑडिट प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर ऑडिट कंडक्ट करते हो और लास्ट में रिपोर्ट वगैरह दे देते हो। तो प्लानिंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, कंडक्टिंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप में क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो प्लानिंग में प्रिंसिपल क्या है कि आप टर्म्स वगैरह पहले से डिसाइड रखो, अंडरस्टैंडिंग ले लो एंटिटी का, रिस्क असेसमेंट एनालिसिस करो, फ्रॉड वगैरह देखोगे कुछ हो तो नहीं रहा, और एक ऑडिट प्लान डेवलप कर दो। इसको याद करने का तरीका है डेवलप टर्फ, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उससे आप याद रख सकते हो। प्लानिंग में जनरली होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी का, टर्म्स वगैरह देखते हैं, रिस्क असेसमेंट एनालिसिस होता है, इंटरनल कंट्रोल वगैरह चेक होते हैं, फ्रॉड वगैरह तो नहीं है वो देखा जाता है, और उसके बेसिस पे ऑडिट प्लान बनाया जाता है, तो कि थ्रू आउट द ऑडिट फॉलो होता है। कंडक्टिंग द ऑडिट में क्या करते हैं, हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं, उसके बेसिस पे कंक्लूजन बना लेते हैं। रिपोर्टिंग एंड फॉलोअप में क्या होता है, रिपोर्ट बनती है बेस्ड अपॉन द कंक्लूजन, और हम फॉलोअप वगैरह करते हैं, क्लाइंट से एक्शन टेकन रिपोर्ट वगैरह देखते हैं। तो ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी भी आ सकता है। फाइनेंशियल ऑडिट प्राइमरीली दो चीजों के ऊपर होती है कि उसमें आप ऑडिट ओपिनियन देते हो जिससे एनहांस हो सके कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर, जो फाइनल यूजर है उसका आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर भरोसा आ सके, इसलिए वो फाइनेंशियल ऑडिट होती है, कुछ काम का नहीं है। फिर आता है कंप्लायंस ऑडिट। व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंस ऑडिट? तो कंप्लायंस ऑडिट इज नथिंग बट अ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। तो ऑडिट का मतलब ही वही होता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट मैटर को जो क्राइटेरिया होता है उसके अगेंस्ट चेक करते हैं। तो वही ऊपर बोला था कि दिस इज नथिंग बट अ कंप्लायंस ऑडिट। यहां पर हम चेक करते हैं कि कंप्लायंस हो तो रहा है रेगुलेटरी एंड अदर रूल्स के साथ। तो कंप्लायंस ऑडिट में दो बातों का ध्यान रखा जाता है, पहला रेगुलरिटी होनी चाहिए, दूसरा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रेगुलरिटी का मतलब होता है जो लिखा हुआ हो, किसमें,
फॉर्मली तरीके से लिखा हुआ लॉ में, रेगुलेशन वगैरह में एंड एग्रीमेंट्स वगैरह में। और प्रोप्राइटरी क्या होता है, जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है बट दिमाग लगा हुआ है, साउंड डिसीजन ले, इथिकली फॉलो करोगे, दिमाग लगाने का। तो जब आप लिखा हुआ भी फॉलो करते हो और दिमाग लगा के भी काम करते हो तो सब कुछ कंप्लायंस में होता है। अब अगला पॉइंट है पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है आप कंप्लायंस ऑडिट को कैसे देखते हो, यानी कंप्लायंस ऑडिट कैसे कर सकते हो आप ऐसा। तो वो आप फाइनेंशियल ऑडिट के साथ भी कर सकते हो, उसको अलग से सेपरेटली कंप्लायंस ऑडिट कर सकते हो, या तो परफॉर्मेंस ऑडिट के साथ भी कर सकते हो। ये रिपीट है नीचे, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है यहाँ पर। नाउ अब बात करते हैं कंप्लायंस ऑडिट प्रोसेस की। तो ये वही ऑडिट प्रोसेस है जो आपने यहाँ ऊपर पढ़ा था, ये जनरल प्रिंसिपल और ये वाला प्रोसेस। इसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पीएसयू ऑडिट, उसी को नाम थोड़ा मॉडिफाइड करके पर्टिकुलर एक ऑडिट के रिलेटेड जो कि कंप्लायंस ऑडिट है उसके अंदर इन्होंने समझाया है। तो वही आप जनरल प्रिंसिपल फॉलो करो, जो कि कौन कौन से वो पढ़ा था ना अपने, डेंजरस, क्लियर, क्वाइट। यहाँ पर डेंजरस, क्लियर, क्वाइट, वो वाले ही जनरल प्रिंसिपल आप फॉलो करो। दूसरा, अब यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पढ़ा था, प्लानिंग, कंडक्ट, रिपोर्टिंग, वही यहाँ लिखा हुआ है कि आप प्लानिंग करो, ऑडिट एविडेंस वगैरह लाओ, कंक्लूजन लाओ, रिपोर्टिंग करो। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझाया है, जो कि ये 2 पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वही रिपीट हो रहे हैं। रिपोर्टिंग में क्या करते हैं अपन, रिपोर्ट करते हैं और रिस्पॉन्सेज वगैरह लेते हैं सामने वाले से, मैनेजमेंट वगैरह से, और उनसे फॉलोअप वगैरह करते हैं। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, एविडेंस वगैरह देखते हैं। जब हम एविडेंस वगैरह देके कंक्लूजन बनाए तो बेस्ड अपॉन मटेरियलिटी का भी तुम ध्यान रखो और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखो, कुछ काम का नहीं है। वही फिर यहाँ पर है कि ऑडिट एविडेंस वगैरह तुम गैदर करो, तो उसमें वही है कि एविडेंस लो और रिस्क असेसमेंट वगैरह करो, कंप्लायंस वगैरह चेक करो। ये 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि एनुअल कंप्लायंस ऑडिट प्लान आप जब बनाओगे तो आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे। तो आपको इसको याद करने का तरीका है 2 पेड, यानी 2 प्रिंसिपल और एडी। 2 प्रिंसिपल कौन कौन से, आपको इथिकल ध्यान रखना है, इथिकली सारे प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हो। दूसरा, आपको कंप्लायंस वगैरह चेक करना है। दूसरा, ए और डी, ऑडिटेबल एंटिटी कौन कौन सी है वो ध्यान रखो, और एक डेवलप करो ऑडिट प्लान। ये वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि ऑडिट प्लान बनाओ, रिस्क असेसमेंट करो। ये उसी को अलग लैंग्वेज में लिख दिया बट आपको रटना पड़ेगा। फिर इस प्लानिंग वगैरह फेज में आप क्या करोगे, डीम एंड सोर, इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पता करोगे, आप डेवलप करोगे स्ट्रेटेजी एंड प्लान, आप सब्जेक्ट मैटर पता करोगे, आप उस पर क्राइटेरिया क्या है वो पता करोगे, आप अंडरस्टैंड लोगे एंटिटी का, आप इंटरनल कंट्रोल समझोगे, आप मटेरियलिटी वगैरह डिसाइड करोगे, आप रिस्क वगैरह असेस करोगे, और आप ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे। तो ये होता है इन शॉर्ट। फिर से समझाता हूँ, एक ऑडिट प्रोसेस क्या होता है कि एक जनरल प्रिंसिपल होते हैं और कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल होते हैं। जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से, डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल। और स्पेसिफिक प्रिंसिपल के लिए सबसे पहले आप प्रोसेस लिखो। प्रोसेस क्या है कि प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, एविडेंस वगैरह गैदर करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे।